हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते विथ ऑल टुगेदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन गेट 10 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक. सिंस 11th और 12th के कैरिकुलम में नहीं होता है तो इसलिए भी ये वन ऑफ द फेवरेट चॉइस होता है एग्जामिनर का जब पेपर सेट होता है. और फ्रीक्वेंटली यू विल फाइंड ए क्वेश्चन ऑन कंसाइनमेंट. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, या फिर difference between या write a short note because there is a scope for theory also in this chapter. Okay, so what we are going to do is we are going to first of all clear all the theoretical aspects of the chapter. Then we will go through all the debit credits, that is journal entries related with this chapter. That is जो consignment का पूरा प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज वो भी बिल्कुल नई है तो वो देखेंगे. थ्योरी देखेंगे, जर्नल एंट्रीज, देन उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस हैं जो अगेन ऑल टुगेदर बिल्कुल नए हैं, जो आपने यूजुअली नॉर्मल अकाउंटिंग करते समय ये कैलकुलेशंस नहीं किए थे. तो ये कैलकुलेशंस सीखेंगे. स्टॉक कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस का कैलकुलेशन, कमीशन का कैलकुलेशन. ओके, सो लॉट ऑफ न्यू कैलकुलेशंस यू विल कम अक्रॉस एंड देन फाइनली वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चैप्टर. ओके, सो बहुत कुछ है सीखने के लिए इस चैप्टर में. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द जनरल मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट. ओके, सो कंसाइनमेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो आई कैन से सेल्स थ्रू एजेंट. ओके, जब हम अपने गुड्स को एजेंट के थ्रू बेचते हैं तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज सर why there is need to sell through agent? जब आप खुद बेच सकते हो तो एजेंट क्यों अपॉइंट कर रहे हो? सी, एक सिंपल सा बात है, बिजनेस में देर आर ऑलवेज सम रिस्ट्रिक्शंस और ये हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस की. से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम डूइंग बिजनेस इन पुणे, क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं दिल्ली में या मुंबई में या जम्मू कश्मीर में कहीं अगर मुझे यहां अपने गुड्स को सेल करना है तो क्या मैं कुछ ना कुछ चैनल तो ढूंढूंगा? यस. तो व्हाट बिजनेसमैन कैन प्रेफर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैनल, कि आप एक एजेंट अपॉइंट करें अपना उस जगह पर जहां आप गुड्स को सेल करना चाहते हैं. आप उस एजेंट को अपना गुड्स भेजेंगे और वो एजेंट आपके बिहाफ पर आपका गुड्स बेचेगा, आपके बिहाफ पर. ओके, वो अपना गुड्स नहीं बेच रहा, वो डीलर नहीं है, वो एजेंट है आपका. ओके, तो आप उसे एज एन एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं और वो एजेंट आपके लिए कमीशन बेसिस पर काम करता है. अब द क्वेश्चन इज सर व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस? द बेनिफिट विल बी आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा और एजेंट विल बी गेटिंग ए कमीशन, तो डेफिनेटली उसको भी इनकम का सोर्स जनरेट होगा. तो दोनों को बेनिफिट है एंड दैट इज द रीजन वाई यहां एक बंदा जो कि हम प्रिंसिपल बोलते हैं उसको. ओके, द पर्सन इज नोन एज प्रिंसिपल, वो अपना एजेंट अपॉइंट करता है और उन दोनों के बीच में होता है एक एग्रीमेंट. ओके, और ये प्रिंसिपल को हम इस चैप्टर में एक नाम देंगे एंड दैट नेम इज कंसाइनर. पूरे चैप्टर में अब हम इस ओनर को, दैट इज प्रिंसिपल को, कंसाइनर नाम देंगे और ये जो बंदा है एजेंट, वी विल गिव द नेम कंसाइनी. ओके, तो इसका मतलब है यहां दो पार्टीज हैं, एक जो ओनर है जो गुड्स भेज रहा है और एक जिसको गुड्स मिल रहा है वो कंसाइनी. ऑब्वियसली जब ये कंसाइनी सेल करेगा, अभी तो क्या होगा, अभी जब एग्रीमेंट होगा तो ये लिखा जाएगा कि भाई मैं आपको गुड्स भेजूंगा और आपको ये गुड्स इस प्राइस में बेचना है, वो कंसाइनर बताएगा उसको. ओके, तो यहां अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा दैट विल बी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. ओके, तो क्या होगा इनके बीच में? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. ऑफ गुड्स. इज इट क्लियर? तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है और इसीलिए इस चैप्टर को हम शिपमेंट ऑफ गुड्स के नाम से भी जानते हैं कि वन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी आर सेंडिंग द गुड्स.
तो वहां गुड्स पहुंच रहा है। द क्वेश्चन इज सर व्हाट टू डू, फिर करना क्या इस चैप्टर में? तो सिंपल सी बात है, कंसाइनर दिस पर्सन इज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि मैंने जो एजेंट को गुड्स भेजा उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो भेजने से प्रॉफिट नहीं होगा। अब कंसाइनी क्या करेगा? जो बंदे को आपने गुड्स भेजा वो आपके बिहाफ पर सेल करेगा, ही विल सेल टू द पार्टीज over there. Okay, say for example we are in Pune और हमने दिल्ली कंसाइनमेंट भेजा, तो दिल्ली वाला बंदा क्या करेगा? दिल्ली वाला बंदा गुड्स को वहां बेचेगा। ओके, और वो जो सेल करेगा वो हमको फिर बताएगा कि मैंने आपका इतना सेल किया। तो उस गुड्स की कॉस्ट से और सेल से हम इस अपने पूरे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट इस पूरे प्रोसेस में कमाया। ओके, So what is the important thing from this conclusion? कि यहां एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स भेज रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है, नॉट ओनरशिप। ओके, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, पहली बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर इस प्रोसेस का। नाउ, क्या हम कंसाइनी से कुछ एडवांस ले सकते हैं? यस, ऑब्वियसली according to the agreement some advance can be taken from consignee. Okay, so we can say advance can be taken from consignee. एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आप उससे कुछ एडवांस भी ले सकते हैं। ओके, और अगर आप कंसाइनी से एडवांस लेते हैं तो वो बाद में जब वो सेल करेगा तो उसमें से वो एडजस्ट करके बता देगा आपको कि ये पैसा मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और इतना लेस करके मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट दे रहा हूं। ओके, अपना कमीशन भी माइनस करेगा। नाउ, अब जब आप गुड्स भेजेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्सपेंसेस भी करना पड़ेंगे। यस, तो एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे, और जब वो गुड्स वहां दिल्ली पहुंचेगा, पुणे से भेजा तब एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे, और जब दिल्ली पहुंचेगा तब भी आपको एक्सपेंसेस होंगे। तो दोनों जगह एक्सपेंसेस का जो भी बर्डन होगा दैट विल बी बोर्न बाय कंसाइनर, नॉट कंसाइनी, बिकॉज हु इज द ओनर? कंसाइनर। तो जितने भी खर्चे होते हैं सब पूरा बर्डन कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, बिकॉज कंसाइनी हैज नथिंग टू डू। कंसाइनी को क्या लेना देना? कंसाइनी तो कौन है? सिर्फ एज एन एजेंट काम कर रहा है, और जब वो एज एन एजेंट काम कर रहा है तो पूरे बर्डन एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की होगी। ओके, सो नाउ अब द क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि सर जब वो कंसाइनी सेल करेगा तो क्या वो आपको बताएगा कि कितना सेल किया? यस, वो सेल कितने प्राइस में कर रहा है और हमने जो बोला उस प्राइस में उसने कितना टोटल सेल किया, प्लस उसका कमीशन अपना वो बताएगा। सो ऑब्वियसली वी विल बी पेइंग हिम सम कमीशन फॉर द टोटल सेल्स, वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हम देखेंगे। अभी कमीशन में भी अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, तो चलिए कुछ फीचर्स हैं और डेफिनेशन है दैट वी कैन गो थ्रू। और सो द डेफिनेशन गिवन इन द बुक इज ऑल्सो लाइक consignment is the process of sending goods by one person to another person for the purpose of selling the goods on behalf of and at the risk of the person sending the goods. That is sale through agent. Consignment is also known as shipment of goods. Who sends the goods is known as consignor. Whom the goods are sent is called consignee. Okay. Features देखें, जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। पोजीशन इज ट्रांसफर्ड, नॉट द ओनरशिप। कंसाइनी इज इंटाइटल्ड टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर एज पर द एग्रीड टर्म्स। कंसाइनर कंसाइनी को क्या करेगा? रीइंबर्स करेगा। ओके, कंसाइनी को रेम्युनरेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। ओके, प्रॉफिट और लॉस जितना भी होगा दैट बिलोंग्स टू ऑब्वियसली कंसाइनर का होगा प्रॉफिट। ओके, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट बिजनेस इज पेड बाय वेदर पेड बाय कंसाइनर और कंसाइनी आर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ओके, शुड टू बी बोर्न बाय कंसाइनर, एक्सेप्ट अगर बाई चांस कभी एग्रीमेंट में लिख दिया कि नहीं भाई आपको ही दिल्ली में खर्चे बियर करना है, तो फिर बात अलग है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो।
एक क्वेश्चन आता है हमारा उसमें कि कंजाइनी बियर करेगा एक्सपेंसेस, तो आपको फिर एक्सपेंसेस को कंजाइनर के एक्सपेंसेस नहीं मानना, क्योंकि वो उसको ज्यादा कमीशन दे रहा होगा। ओके, नाउ अब जो गुड्स भेजे जाते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि गुड्स आर सेंट, ओके, तो जो गुड्स भेजे जाते हैं उसमें दो कंडीशन होती हैं। एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। ओके, गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। और जब गुड्स भेजे जाते हैं तो कंजाइनर एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस? ए डॉक्यूमेंट सेंट बाय कंजाइनर टू कंजाइनी। ओके, क्या बता रहा है वो उसमें? वो उसमें ये बता रहा है कि मैं आपको कितना गुड्स भेज रहा हूं। अब द क्वेश्चन इज सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोफॉर्मा इनवॉइस? तो सिंपल सा बात है, हम जब सेल करते हैं तो क्या बनता है? इनवॉइस। ओके, बिल बनता है। अभी हम सेल कर रहे हैं क्या? नो, अभी तो गुड्स सेंट कर रहे हैं। ओके, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप नहीं। अब द क्वेश्चन इज, तो फिर पोजीशन के लिए तो कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, बिकॉज द ओनरशिप इज ऑफ कंजाइनर ओनली। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है, जब टाइटल पास होता है तभी दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ओके, लेकिन अभी टाइटल तो पास हो नहीं रहा। अब द क्वेश्चन इज, बट गुड्स जब एक जगह से पुणे से दिल्ली जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम होगा रास्ते में, आपको किसी को चेक करवाना है, या कंजाइनी जब गुड्स पहुंचेगा तो वो चेक करना चाहता है कि कितना गुड्स भेजा था कंजाइनर ने और क्वालिटी ऑफ द गुड्स। तो उससे रिलेटेड डिटेल्स कंजाइनर क्या करता है, जब भेजता है तो उसको एक डॉक्यूमेंट भी भेजता है गुड्स के साथ में, और उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया हमने प्रोफॉर्मा इनवॉइस। हु इज सेंडिंग? कंजाइनर। टू हुम? कंजाइनी। ओके, प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंजाइनर कंजाइनी को भेजेगा, कंजाइनर टू कंजाइनी। ओके, और उसमें क्या बताएगा? पूरा डिटेल्स बताएगा, कितना गुड्स, किस क्वालिटी का गुड्स, और उस पर इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना आया, या ट्रांजिट का कॉस्ट कितना आया, और टोटल कॉस्ट कितना है गुड्स का। तो एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ विच आपका जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो भी शायद उसी के बेसिस पे चार्ज किया होगा, प्लस फ्रेट भी उसी के बेसिस पे चार्ज हो जाएगा, प्लस क्वालिटी ऑफ द गुड्स भी पता चल जाएगा कंजाइनी को, और टोटल गुड्स कितना पहुंचा वो भी पता चल जाएगा। तो दिस हेल्प्स एज ए, जैसे इनवॉइस काम करता है वैसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ओके, नाउ अब ये जब गुड्स भेजे जाते हैं तो ये दो प्राइस पे भेजे जा सकते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। अब द क्वेश्चन इज सर व्हाई आईपी? ये क्या वर्ड है आईपी? तो बेसिकली इट इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन is equal to IP. Basically it is selling price, but there is some difference which can be there in selling price and invoice price, because invoice price के ऊपर हो सकता है selling price. Okay, तो कभी कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होता है, और अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो फिर सेलिंग प्राइस अलग होगा, अदरवाइज आईपी ही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ओके, सो ये एक रिलेशन है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे आप तो सेलिंग प्राइस दैट इज आईपी बन जाता है, और आईपी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर कंजाइनी ने अर्न किया दिल्ली में तो फिर सेलिंग प्राइस फाइनल ये हो जाएगा। ओके, अदरवाइज जो इनवॉइस प्राइस होती है वही सेलिंग प्राइस। अब द क्वेश्चन इज सर, जब कंजाइनर कंजाइनी को भेज रहा है तो वो तो कॉस्ट पे भेजना चाहिए, वाई एट इनवॉइस प्राइस? नो, सिंपल सा एक लॉजिक सोचो आप। अगर मैं पुणे में हूं और मैं दिल्ली वाले बंदे को ये बोलूंगा कि 100 रुपए का गुड्स है भाई और तू 150 में बेच देना, तो उसको क्या पता चल जाएगा? हमारे बिजनेस का मार्जिन पता चल जाएगा, एंड हो सकता है ही में ओपन हिज ओन शॉप। ओके, वो खुद का अपना शॉप भी ओपन कर ले। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम उससे प्रॉफिट छुपाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो हमको फिर उसको वो प्राइस बताना पड़ेगा जिसमें उसको गुड्स को सेल करना है,
and that is the logic why we sends the good at IP, हम उसको IP पर भेजते हैं सो दैट कि उसको हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन कब पता चलेगा, जब सेलिंग प्राइस भी पता होगी और कॉस्ट प्राइस भी। अब हमने उसको कॉस्ट प्राइस तो बताया ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस बता दिया। अब वो अपने एंड पर कैसे भी कर ले कॉस्ट प्राइस का एक निकालने, लेकिन बट हमने अपने तरफ से उसको कॉस्ट प्राइस को नहीं बताया सो दैट ही विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट अर्न्ड बाय अस। ओके, so this is the logic why we send the goods at invoice price। तो क्वेश्चन में जो भी होगा कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस उस पर हमको क्वेश्चन करना पड़ता है। ओके, so this point was like this, invoice price और pro forma invoice। now after selling the goods, अब जब कंसाइनी वहां गुड्स सेल करता है, जैसे अभी हमने देखा कंसाइनर कंसाइनी को क्या भेज रहा है, एक डॉक्यूमेंट भेज रहा है। ओके, कौन सा, दैट इज प्रो फॉर्मा इनवॉइस, कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है। वैसे कंसाइनी कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट भेजता है और इस डॉक्यूमेंट का नाम है अकाउंट सेल्स। ओके, ये कब भेजता है, कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को जब वो उसका पूरा गुड्स बेच देता है, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसको बताता है कि मैंने आपका इतना गुड्स बेच दिया और इस प्राइस में बेचा, मैंने आपको इतना एडवांस दिया था, मैंने आपके बिहाफ पर इतने एक्सपेंसेस किए, मेरा कमीशन ये बनता है, और लाइक दिस वो पूरा डिटेल बताकर और एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजेगा। जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी को एक डॉक्यूमेंट भेजा कि आपको मैं इतना गुड्स भेज रहा हूं, वैसे कंसाइनी कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट बनाकर पूरा सेटलमेंट बताएगा। और दिस फाइनल रीइंबर्समेंट, जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो कंसाइनी कंसाइनर को इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर भेज देता है। दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज अकाउंट सेल। इस चैप्टर में इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया, अकाउंट सेल। दिस इज ए डॉक्यूमेंट। ओके, तो अकाउंट सेल सेंड बाय कंसाइनर, sent by consignee at the time of final remittance। What do you mean by final remittance? Final settlement। जब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में फाइनल रेमिटेंस होगा या फाइनल सेटलमेंट होगा, तब ये डॉक्यूमेंट कंसाइनी कंसाइनर को बना के भेजता है। तो इस चैप्टर में कितने डॉक्यूमेंट्स बने, दो। पहला, कंसाइनर जब गुड्स भेज रहा है तब भेजेगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस, और कंसाइनी जब पूरा सेल कर देगा तब एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसका नाम है अकाउंट सेल्स। आई एक्सपेक्ट कि इतना आपको समझ में आया। नो, अब द क्वेश्चन इज, एक और लिखा है कि प्रॉफिट कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। इस चैप्टर में अल्टीमेटली Who is interested to know the profit? कंसाइनर। तो कंसाइनर क्या बनाएगा, एक लेजर बनाएगा जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट से वो क्या निकालेगा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। जैसे हम P&L बनाते हैं ना, ट्रेडिंग और P&L, वैसे ही क्या बनेगा इस चैप्टर में, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इट प्लेज द रोल ऑफ ट्रेडिंग ऑब्लिक P&L। ये ट्रेडिंग P&L का काम करता है। ओके, और इससे प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट पता चल जाएगा। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ट्रेडिंग P&L ही क्यों नहीं बना लेते? तो लिसन, आपने ये गुड्स पुणे में बेचा है या दिल्ली में भेजा, भेजकर बिकवाया है? दिल्ली में भेजकर आपने इसको सेल करवाया है, तो इसका प्रॉफिट और लॉस सेपरेट निकालना पड़ेगा, और इसलिए इस पूरे चैप्टर में एक नया लेजर बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, सो अगर आप ट्रेडिंग और P&L में ही पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे तो फिर आप इसका प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली पता नहीं कर पाओगे। दैट इज द रीजन व्हाई एक ये नया अकाउंट हम ओपन करते हैं। दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये नॉमिनल अकाउंट होता है नेचर में, और इससे हमको प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट पता चल जाता है। सो दिस इज द सिंपल रीजन व्हाई वी प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, चलिए
नाउ अब अगर मैं एक काम करता हूं कि आपके साथ एक पूरा जितना भी अभी हमने थ्योरी देखा, तो क्या मैं उससे ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोसेस कैसे होता है पूरा कंसाइनमेंट में? तो पहला, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट में सब टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाएगी। ओके, नाउ अब कंसाइनर क्या करेगा? अब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा। सबसे पहले क्या होता है? कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, गुड्स सेंट। बाय कंसाइनर, और ये गुड्स या तो कॉस्ट प्राइस पे भेजेगा या इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा। और जब ये गुड्स भेजेगा तो एक डॉक्यूमेंट भी होगा, और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ओके, नाउ क्या कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस ले सकता है? यस, एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। तो देखिए, मैं पूरा प्रोसेस जितना हमने थ्योरी डिस्कस किया उसको एक फ्लो चार्ट में लिख रहा हूं, कैसे कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में पूरा प्रोसेस होता है। एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, एडवांस किस फॉर्म में ले सकते हो आप? या तो कैश ले सकते हो, या चेक ले सकते हो, या बिल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। पेमेंट रिसीव करने के 3 मोड होते हैं, मैंने तीनों मोड लिख दिए, कैश, बैंक, BR। ओके, नाउ अब एडवांस मिलने के बाद कंसाइनर गुड्स को डिस्पैच करेगा। ओके, तो एक्सपेंसेस भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर फॉर सेंडिंग गुड्स। ओके, से फॉर एग्जांपल फ्रेट देना पड़ेगा, या कोई ड्यूटी या कोई टैक्सेस, लोकल टैक्सेस देना पड़ सकता है क्लियर करने के लिए गुड्स, या लोडिंग के लिए पैसा देना पड़ सकता है। ओके, तो ये दीज आर द एक्सपेंसेस विच कंसाइनर हैज टू बियर while sending the goods. Okay, now what will happen next? Expenses paid by consignor, paid by consignee. ओके, कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा। कहां? पुणे से हमने कंसाइनमेंट भेजा दिल्ली, तो दिल्ली में एक्सपेंसेस करेगा ना वो, जब गुड्स रिसीव करेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? अनलोडिंग करवाना पड़ेगा। हो सकता है फ्रेट टू पे होगा तो वो फ्रेट भी देगा, जो कि जनरली होता है। देन उसके बाद आपको गोडाउन में रखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे। लेकिन ये जितने भी मैंने एक्सपेंसेस बताए कंसाइनी के, ये 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ओके, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब अप टू द गोडाउन, अप टू गोडाउन रखने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए अप टू गोडाउन, और ये रिलेटेड विथ सेलिंग एक्सपेंसेस। दीज आर रेकरिंग, ये बार बार होंगे। दीज आर नॉन रेकरिंग, अप टू गोडाउन एक ही बार होगा। ओके, नॉन रेकरिंग। ओके, सो अब द क्वेश्चन इज सर, तो एक्सपेंसेस ही है सर, व्हाई वी आर dividing it in recurring and non-recurring, that is direct or indirect? So please listen everyone, this is something very important part of this chapter, कि कंसाइनी जो एक्सपेंसेस करता है वो 2 होते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रोल अलग अलग है। दैट मीन्स जब आप 2 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो सिर्फ आपको डायरेक्ट लेना है, इनडायरेक्ट नहीं। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आई एग्री विथ यू कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसा लग रहा होगा सर एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस हैं,
लेकिन इस चैप्टर में दो कैलकुलेशंस और भी करना है जिनमें आपको डायरेक्ट को कंसीडर करना है, और अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं किया तो आपसे गलती हो जाएगी। तो मेक इट श्योर कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्लैरिटी के साथ समझें कि कंजाइनी के डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। तो जो अप टू द गोडाउन होते हैं, जो गोडाउन में रखने तक के खर्चे होते हैं, से फॉर एग्जांपल लोडिंग डायरेक्ट, फ्रेट सॉरी लोडिंग नहीं अनलोडिंग डायरेक्ट, फ्रेट दिया कंजाइनी ने डायरेक्ट, गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट, ये सब बाद में हो रहे हैं। तो कंजाइनी के लिए ये सब इनडायरेक्ट है। अब द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कहां जरूरत पड़ती है हमको कैलकुलेशन। तो लिसन, एक बात सोचो, टेल मी, जब लास्ट में कंजाइनी के पास गोडाउन में अगर कुछ गुड्स बच जाता है, स्टॉक बच जाता है, तो टेल मी कि वो जो स्टॉक बचेगा उसको आप कौन सी प्राइस पे लोगे, कॉस्ट प्राइस पर। आपने पढ़ा स्टॉक इन्वेंट्री के लिए रूल होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो आप कॉस्ट प्राइस देखोगे। अब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होगी उस समय, तो कॉस्ट प्राइस में ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दिस विल आल्सो बी द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ओके, तो दैट इज द रीजन। अब कोई बोलेगा सर सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दो, नो, व्हाई वी विल ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दे आर रिलेटेड विथ सेलिंग। ओके, is it clear? So this is the logic why direct and indirect of consignee is important when you will do the calculations. Okay, now अब ये बंदा क्या करेगा, सेल बाय कंजाइनी, कंजाइनी सेल करेगा, और जब कंजाइनी सेल करेगा तो हो सकता है वो कैश में भी बेचे, क्रेडिट में भी बेचे, जैसा कंजाइनर ने उसको एग्रीमेंट में बोला है वो वैसे ही सेल करेगा। ओके, तो सेल बाय कंजाइनी कैन बी इन कैश और क्रेडिट, दोनों हो सकता है, कैश और क्रेडिट एज उसको ऑप्शन दिया। ओके, नाउ कंजाइनी जब सेल करेगा तो वो अपनी सर्विसेज के लिए क्या मांगेगा, वो अपनी सर्विसेज के लिए कंजाइनर से कमीशन मांगेगा। ओके, और यहां कमीशन इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज नॉर्मली आज तक आपको मालूम था कि कमीशन, तो कमीशन मतलब एक ही कमीशन होता है, ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन, जनरल कमीशन, कुछ भी बोलो, लेकिन इस चैप्टर में एक नहीं 3 कमीशन है। ओके, तो चलिए कमीशन का डिस्कशन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आपको इस चैप्टर की पूरी टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करते जा रहा हूं, तो मेक इट श्योर आप एक एक वर्ड को देखते जाएं। ओके, तो पूरे प्रोसेस में आपको पूरे टर्म्स भी क्लियर हो गए। तो कमीशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, ए ऑर्डिनरी कमीशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी कमीशन? ऑर्डिनरी कमीशन मतलब जनरल कमीशन जो एक बंदे को मिलना चाहिए, ऑब्वियसली टोटल सेल्स पे मिलेगा, जितना वो सेल करेगा उस पे ये ऑर्डिनरी कमीशन मिल जाएगा। बी, एक और कमीशन होता है डेल क्रेडर कमीशन। नाम अजीब है लेकिन सिंपल है, प्लीज लॉजिकल है। डेल क्रेडर कौन देगा? ऑब्वियसली कंजाइनर, दैट इज मैं दे रहा हूं अपने एजेंट को, दिल्ली वाले को। क्यों दे रहा हूं ये कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन? तो डेल क्रेडर कमीशन मैं उसको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जितना भी आप सेल करोगे क्रेडिट में, कहां? दिल्ली में। अब प्रॉब्लम क्या होगा, दिल्ली में अगर वो क्रेडिट में बेचेगा तो क्या हम जाकर जो डेटर्स उसने बनाए क्या उनसे पैसा रिकवर हम करेंगे? नो, नॉट एट ऑल, वी कांट रिकवर बिकॉज बंदा तो वही है वहां जो उसने दिल्ली में सेल किया क्रेडिट में, तो हम उसको, अब व्हाट कैन हैपन, देखिए जरा सोचे जरा क्या हो सकता है जब वो हमारा क्रेडिट में गुड्स बेचेगा, तो वो बाद में हमको ये भी बोल सकता है सर आपका पैसा तो डूब गया, पार्टी ने पैसा नहीं दिया, तो क्या हम जाकर वहां चेक करेंगे? नो। क्या हम रिकवर करेंगे? नो। तो फिर क्या होगा, हम उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई अगर तू क्रेडिट में बेचता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही बियर करना पड़ेगा। ओके, तो ही विल से सर व्हाई आई विल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका गुड्स आप मुझे मना कर दो ना क्रेडिट में नहीं बेचना, मतलब क्रेडिट में बेचना भी है और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल रहे हो।
तो कंसाइनर बोलता है ऑब्वियसली क्रेडिट में बेचेंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि सब क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हमको भी क्रेडिट में बेचना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि क्रेडिट में अमाउंट रिकवर होगा, उसकी क्या गारंटी है? तो फिर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं, डेल क्रेडर कमीशन। जितना आपने क्रेडिट में बेचा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी ही होगी पैसा रिकवर करने की। वेरी गुड। कंसाइनी का क्या फायदा? उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया और वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके पैसा रिकवर करेगा अगर डूब भी रहा होगा तो। और कंसाइनर का क्या फायदा? उसका पैसा सेफ हो गया और वो जो क्रेडिट में सेल करने में प्रॉब्लम हो रहा था वो क्रेडिट में भी सेल करवाएगा उसका गुड्स। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेल क्रेडर। ऑर्डिनरी कमीशन तो देना ही है। देखिए डेल क्रेडर क्यों दे रहे हैं हम? डेल क्रेडर इसलिए दे रहे हैं टू मेक कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी हमने और नाम दे दिया डेल क्रेडर कमीशन। ओके, एंड द नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज ओवरराइडिंग कमीशन। नो सर, ऑर्डिनरी दे दिया, डेल क्रेडर दे दिया, सेल क्रेडिट में किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। व्हाई ओवरराइडिंग? तो नो, अभी एक और प्रॉब्लम है। जस्ट थिंक, अगर हमने कंसाइनी को बोला है कि गुड्स सेल करना, तो वो हमारा गुड्स सेल तो कर रहा है। हमने उसको बोल दिया कि 150 में सेल करना, तो वो 150 में सेल करेगा। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा गुड्स 150 से ज्यादा में सेल करे? यस, इट इज पॉसिबल। तो सर वो 150 में ज्यादा में करेगा तो आपका तो फायदा ही है ना। फायदा तो है, लेकिन टेल मी, क्या वो मुझे बताएगा कि 150 से ज्यादा में सेल किया? हाँ, एक्चुअली बिजनेस प्रैक्टिस में तो ऐसा माना जाता है कि बिजनेस में कोई चीटिंग नहीं होगा। ओके, लेकिन आफ्टर ऑल कंसाइनी ट्रांसपेरेंसी तब रखेगा जब आप उसको कुछ एक्स्ट्रा दोगे, तब वो ऊपर एक्स्ट्रा प्राइस में बेचेगा। तो समटाइम्स इट हैपन्स दैट कि अगर आपने उसको जो सेलिंग प्राइस बताया था, दैट इज इनवॉइस प्राइस हो गया अब वो, और अगर वो वहां सर्कमस्टांसेस फेवरेबल लगते हैं तो वो 150 के ऊपर भी बेच सकता है। और अगर वो 150 के ऊपर बेचेगा तो आप उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन दोगे, ये बोलने के लिए कि यस यू हैड डन ए गुड जॉब, कि हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं क्योंकि आपने हमारे गुड्स को ज्यादा प्राइस पे बेचा। एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग मतलब ज्यादा प्राइस के लिए हम उसको ओवर राइडिंग कमीशन दे रहे हैं। ओके, नाउ टेल मी, 150 से सपोज उसने हमारा गुड्स 180 में बेच दिया, तो क्या हम उसको कमीशन 150 पे देंगे, 180 पे देंगे, या 30 रुपीज जो ज्यादा बेचा उस पर देंगे? ऑब्वियसली 30 रुपीज जो उसने हमारा ज्यादा गुड्स बेचा, क्योंकि ऑर्डिनरी तो हम 150 पे दे ही रहे हैं, दैट इज 180, दैट इज जो भी हम प्राइस डिसाइड होगी। ऑब्वियसली जब 180 पे बेचेगा तो हम 150 इनवॉइस प्राइस पे ही कमीशन देंगे उसको, क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइस के लिए क्या दे रहे हैं? overriding commission. So what is overriding commission? Extra commission given by consignor to consignee for selling the goods above invoice price. Invoice price के ऊपर बेचने पर हम उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। और what is del creditor? Del creditor commission is an extra commission given by consignor to consignee for making him responsible for credit sales. या सीधा सीधा बोले तो फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स। अगर कोई बैड डेब्ट्स होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कंसाइनी की होगी। और व्हाट इज ओवरराइडिंग? अगर ज्यादा में बेचोगे, कौन सी प्राइस से? इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इनवॉइस प्राइस हमने बोला उसको 150 में बेचना, लेकिन उसने अगर ज्यादा में बेचा तो उस एक्स्ट्रा प्राइस पर हम उसको एक और कमीशन देंगे, दैट इज नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन। Okay, so this is all three commission which is given to consignee by consignor.
तो सर एक क्वेश्चन में तीनों कमीशन भी हो सकते हैं? यस, एक क्वेश्चन में तीनों कमीशन भी निकालना है। तो क्या सर 3 एंट्री करना है? नो, एंट्री तो एक ही करेंगे, लेकिन कमीशन 3 बार आपको निकालना पड़ सकता है। इज इट क्लियर? कौन कौन सा? ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर, ओवरराइडिंग, तीनों का पर्पस अलग अलग है। ओके, अच्छा, ऑर्डिनरी तो होगा ही, चाहे डेल क्रेडर हो या नहीं हो, ओवरराइडिंग हो क्वेश्चन में या नहीं हो, लेकिन ऑर्डिनरी तो हमेशा रहेगा क्योंकि वो तो नॉर्मल है, दे नहीं है। ओके, तो ये बाकी के दोनों कमीशन अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो कैलकुलेट करिएगा, नहीं तो फिर जरूरत नहीं होगी। ओके ना, अब कंजाइनी को कमीशन भी मिल गया। अब वो क्या बताएगा लास्ट में? वो ये बताएगा कि मेरे पास कितना गुड्स अनसोल्ड है, अनसोल्ड गुड्स, विच इज नोन एज कंसाइनमेंट स्टॉक, ये लास्ट में बचेगा। और जब आपने स्टॉक को ऊपर भेजा था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब सीपी पे भेजा था या फिर आईपी पे भेजा था, तो जब बचेगा तो वो सीपी पे बचेगा या आईपी पे बचेगा। तो स्टॉक या तो सीपी पे बचता है या आईपी पे बचता है। तो वो हमको, अगर हम आईपी पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टॉक भी आईपी पे निकालना पड़ेगा, और अगर सीपी पे कर रहे हैं तो सीपी पे निकालना पड़ेगा। ओके, एंड फाइनली ये सब होने के बाद वो क्या करता है? फाइनल सेटलमेंट। ये अनसोल्ड गुड्स का ओनर कौन है? कंजाइनर इज द ओनर। ओके, क्यों? क्योंकि कंजाइनर ने गुड्स भेजा था, और अगर दिल्ली में नहीं बिका तो वो गुड्स बिलोंग टू कंजाइनर, नॉट कंजाइनी। कंजाइनी का थोड़ी है, कंजाइनी तो हमारा एजेंट का काम कर रहा है, तो उसका ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप तो हमारा ही होगा। ओके, अब फाइनल सेटलमेंट करेंगे हम उसके साथ, कंजाइनी के साथ फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो वो हमको एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, जो मैंने आपको बताया था। वो हमको कौन सा डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा? अकाउंट सेल्स। ओके, आपको देखना है अकाउंट सेल्स कैसा होता है, तो ये देखिए ऐसा होता है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स में सबसे ऊपर क्या होगा? सेल्स बाय कंजाइनी। कंजाइनी ने कितना सेल किया, फिर उसने कितना एडवांस दिया था वो माइनस कर लेगा, कितने उसने एक्सपेंसेस किए वो माइनस कर लेगा, उसका कमीशन कितना बनता है वो माइनस कर लेगा, और अगर हमने उसको डेल क्रेडर नहीं दिया और अगर पैसा डूब गया तो वो हमारा लॉस है, तो वो भी माइनस कर देगा। ओके, और उसके बाद वो जितना बचेगा वो हमको भेज देगा। तो सिंपल सी बात है, सेल्स में से वो माइनस करेगा अपने एक्सपेंसेस बाय कंजाइनी, फिर वो अपना कमीशन माइनस करेगा, अगर उसने एडवांस दिया होगा तो एडवांस माइनस करेगा, और एक्सपेंसेस के साथ वो अगर बैड डेब्ट्स होगा तो वो भी माइनस करेगा। तो वो मैंने बैड डेब्ट्स और एक्सपेंसेस को एक ही पॉइंट में लिख दिया, और यहां वो हमको इतना अमाउंट, फाइनल अमाउंट भेज देगा, जिसको हमने नाम दिया फाइनल रेमिटेंस, और उसी में नीचे बता देगा कि आपका कितना गुड्स अनसोल्ड है जो आप उठा सकते हो, मेरे पास रखा हुआ है दिल्ली में। ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अकाउंट सेल्स, एक डॉक्यूमेंट जो कंजाइनी कंजाइनर को बना के भेजता है। ओके, देखिए इनवॉइस प्राइस और लोडिंग का रिलेशन मैंने आपको बताया। ये देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग, ये पूरा फॉर्मूला, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। प्रॉफिट को इस चैप्टर में क्या वर्ड दिया है? लोडिंग। ओके, लोड ऐड किया। ओके, इनवॉइस प्राइस बन जाता है, और इनवॉइस प्राइस में अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो उसने कमाया तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 100 रुपए में 50 रुपए लोडिंग है, 150, 30 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो 180 इज द सेलिंग प्राइस। तो प्लीज टर्मिनोलॉजी क्लियर रखें, जितना टर्मिनोलॉजी क्लियर रखेंगे, आई एम टेलिंग यू, ये चैप्टर उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना इजी लगता है। तो कई लोग इस चैप्टर में
दैट इज कंसाइनमेंट को बहुत बड़ा डील समझने लगते हैं कि नहीं सर कंसाइनमेंट इज वेरी, तो भाई सिंपल सी बात है, यू आर नॉट क्लियरिंग योर बेसिक, आप अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर नहीं कर रहे। आप जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट जो इस चैप्टर में पूरा नया है, अभी आप मेरे साथ देखेंगे अगले सेशन में आई विल बी डूइंग 20-25 जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर। कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में, हम दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे। आप जर्नल एंट्री कर नहीं रहे, आप बेसिक कैलकुलेशंस में क्लैरिटी रख नहीं रहे, आप टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगा। वंस यू विल क्लियर ऑल दिस 3 थिंग, आप मेरी बात मानकर ये 3 चीजें क्लियर करिए। कंसाइनमेंट की बेसिक थ्योरी जो मैंने अभी ले रहा हूं, सेकंड जर्नल एंट्रीज जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, थर्ड जो मैं कैलकुलेशंस करना बताऊंगा, स्टॉक कैसे निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस का क्या रिलेशन, कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, प्रॉफिट को कितना लेस ऐड करना, तो वो सिखाऊंगा आपको। स्टॉक कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। एबनॉर्मल लॉस होता है कभी, वो अभी मैं बात कर रहा हूं, लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, एंड कमीशन कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ये सब कैलकुलेशंस बताऊंगा। इतना सब करने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो। यू कैन डू एवरी क्वेश्चन अगर ये 3 चीजों पे फोकस करेंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ये 3 चीजों पे फोकस करें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना कंसाइनमेंट में जो वन टाइम में प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे आप। पहला, पूरी थ्योरी क्लियर करें अच्छे से, एक एक टर्म, जैसे मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं, ओके, एक एक टर्म डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड, पूरी जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट क्या क्या होंगे, क्या क्या लेजर बनेंगे, सब क्लियर करें। थर्ड, ऑल द कैलकुलेशन, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, लोडिंग कैसे निकालते हैं, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं, स्टॉक कैसे निकालते हैं, स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं, और कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इतना करके तो देखिए, ये चैप्टर टिप्स पे होता है, ओके, बिलीव मी, वेरी सिंपल चैप्टर, बट द इश्यू इज थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पेशेंस रखकर करना पड़ता है। कम से कम सर को 5 सेशन लगेंगे अभी आपको पूरी बेसिक से पूरा जर्नल एंट्रीज, पूरे कैलकुलेशन समझाने तक। 3 सेशंस तो कम से कम और लगेंगे, और इतने 3-4 सेशंस 5 सेशंस जब आप ये देख लेते हैं, उसके बाद करिए ना कोई सभी प्रैक्टिकल, यू विल बी एबल टू डू इट इन फर्स्ट इंस्टेंस। ओके, चलिए करिए इस अप्रोच से, तो आपको मजा आएगा कंसाइनमेंट चैप्टर में। नाउ अब द थिंग इज, ये जो हमारा प्रोसेस है, फाइनल सेटलमेंट हो गया, अकाउंट सेल्स उसने हमको बना के भेज दिया। मैंने आपको बताया अकाउंट सेल्स कैसे होता है, ओके, आप एक बार और देख लीजिए। सेल्स, टोटल सेल्स में से वो अपने एक्सपेंसेस, वो अपना कमीशन और वो अपना एडवांस, तीनों चीजें माइनस करेगा अगर उसने दिया होगा तो, और अगर कोई बेड डेब्ट्स हुआ होगा और अगर हमने उसको डेल केडर नहीं दिया तो वो भी माइनस कर लेगा वो, और ये हमको वो फाइनल रेमिटेंस भेज देगा। ओके, चलिए अब बात आता है इस पूरे जो प्रोसेस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ओके, ये प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शुरू, क्या इस प्रोसेस के बीच में कुछ और भी हो सकता है? तो लिसन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, ओके, तो इज इट पॉसिबल कि रास्ते में या गोडाउन में जाने के बाद कोई गुड्स में लॉस हो जाए? यस, एबनॉर्मल लॉस तो हमने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है। एबनॉर्मल लॉस होता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, याद कीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे। तो बस यहां भी एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल लॉस? जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुआ। तो व्हाट इज एबनॉर्मल एक्टिविटी? फायर हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। अब द क्वेश्चन इज, सर एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट और एंट्री तो हमको पहले भी आती है। हाँ आती तो है, लेकिन कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है और एंट्री तो अलग हो नहीं है, बिकॉज हम यहाँ ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाते, यहां हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते। ओके, नाउ अब द थिंग इज कि एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या नॉर्मल लॉस वर्ड भी यूज हुआ है इस चैप्टर में? यस,
क्योंकि लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये देखिए कैसे, नॉर्मल मतलब नेचुरल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉसेस, ओके, इनएविटेबल लॉसेस बोलते हैं हम इनको। इन कंसाइनमेंट, तो देखिए नॉर्मल बिजनेस के समय हमने कभी नॉर्मल लॉस नहीं निकाला, लेकिन यहां नॉर्मल लॉस का एक रोल होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में हम कभी क्वांटिटी की बात नहीं करते थे, यहां हम क्वांटिटी की बात करते हो। जब क्वांटिटी की बात होती है तो नॉर्मल लॉस जब भी होगा उतनी क्वांटिटी आपको हटाना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस हम वहां भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाते समय भी करते। अगर आप हमको क्वांटिटी देंगे तो हमको नॉर्मल लॉस को क्वांटिटी में से कम करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट नहीं किया जाता नॉर्मल लॉस। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल लॉस इज नेचुरल लॉस, ओके, और एबनॉर्मल लॉस इज not a natural loss, it is natural loss and it is not avoidable, unavoidable, जिसको हम बोलते हैं inevitable, ओके। अनअवॉइडेबल होता है, इनएविटेबल लॉस होता है, नेचुरल लॉस होता है, इनहेरेंट क्वालिटी की वजह से होता है, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द गुड्स की वजह से होता है। नेचुरल है मतलब इनहेरेंट है, उसका नेचर ही है, ऐसा होना है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास के पीसेस भेजोगे तो थोड़े बहुत ब्रेकेज होना ही है, ओके, ग्लास आइटम्स भेजोगे तो। अगर आप कोई दैट इज पेट्रोल वगैरह आइटम बेचते हो, एक कंजाइनर कंजाइनी को बेचता है, तो थोड़ा बहुत इवोपरेशन का लॉस हो गई, नेचुरल है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद अगर होता है तो फिर हम उसको एबनॉर्मल बोलेंगे, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ कोई और रीजन हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल, नॉट नेचुरल, ओके, ये अवॉइडेबल होते हैं। इनका इंश्योरेंस नहीं होता, अनइंश्योर्ड, इनका इंश्योरेंस होता है यूजुअली। क्यों? क्योंकि आपका अगर कोई लॉस होने वाला है तो आप पहले से इंश्योरेंस कवर ले सकते हो, अगर आपको नहीं मालूम कि वो होगा, क्योंकि नेचुरल तो होना ही है कि वो तो इनहेरेंट क्वालिटी है, वो तो उतना तो हो गई लॉस आपको, वो आप रोक नहीं सकते। लेकिन एबनॉर्मल लॉस आपको ये थोड़ी पता है पहले से कि मेरे यहाँ तो चोरी होने वाला है, आग लगने वाला है, नो, ऐसा नहीं होता, ओके। तो ये लॉसेस आपको पता नहीं होते, और दैट इज द रीजन व्हाई आप इनका पहले से इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। अगर हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, ओके। जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर हमने अपनी लाइफ का कवर लिया है तो इन केस ऑफ कैजुअलिटी हमारी फैमिली को पैसा मिलता है। तो लाइक दैट इट इज एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप ये इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये अनइंश्योर्ड, कैन नॉट बी इंश्योर्ड, मैं बेटर है अनइंश्योर्ड की जगह बेटर वर्ड लिख रहा हूं, कैन नॉट बी इंश्योर्ड। इनको आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ओके, कैन बी इंश्योर्ड। कैन बी इंश्योर्ड, ओके। नाउ नो एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस की कभी आज तक एंट्री नहीं पास की, कभी भी कहीं भी नॉर्मल लॉस अगर होगा तो कभी एंट्री मत करना, ओके। Entry is to be passed. To be adjusted from quantity. To be adjusted की जगह प्रॉपर बेटर वर्ड ही लिख दे, to be deducted. To be deducted from quantity, ये भी to be deducted from quantity। एक चीज कॉमन है दोनों में,
और वो ये है कि चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, क्वांटिटी में से तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका उतना क्वांटिटी कम हो गया। ओके, तो याद रखिए क्वांटिटी में से कम करना है, लेकिन जब एंट्री की बात आएगी तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती नॉर्मल लॉस की, और एबनॉर्मल लॉस तो हमेशा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो एबनॉर्मल लॉस तो पहले से भी हमको पता है कि रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। ओके, बट क्वांटिटी में से माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो प्लीज ए वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल देख ले। दो लॉसेस होते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल लॉस। ये नेचुरल होते हैं, ये नॉट नेचुरल, ये अनअवॉइडेबल होते हैं, ये अवॉइडेबल होते हैं, नेचुरल होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, इनएविटेबल भी बोलते हैं इसको। इनको आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल बाय टेकिंग प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेके रोक सकते हो आप इनको। कैन बी इंश्योर्ड, इनको आप इंश्योरेंस कर सकते हो, कैन नॉट बी इंश्योर्ड। नो एंट्री, एंट्री इज टू बी पास्ड, इसकी एंट्री होती है। ओके, विल सी क्या होगी एंट्री, वो बाद में देखेंगे। और टू बी डिडक्टेड फ्रॉम क्वांटिटी, क्वांटिटी से डिडक्ट होते हैं, क्वांटिटी से डिडक्ट नहीं होते। ओके, नो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने क्लियर कर लिया, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। अब हम बात कर रहे हैं, एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। अब कई लोगों को लगता है कि सर कंसाइनमेंट और सेल एक ही तो बात है। नो, कंसाइनमेंट में आपने गुड्स भेजा है, सेल बाद में होगा, लेकिन सेल में तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप का। कंसाइनमेंट में इनिशियली क्या होता है, इनिशियली तो पोजीशन ट्रांसफर होता है। तो देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, ओनरशिप इज विथ कंसाइनर जब तक कि वो बिक नहीं जाते बाय कंसाइनी, कंसाइनी बेचेगा उनको, और ओनरशिप सेलर से बायर के पास चली जाती है। ओके, ये पहला डिफरेंस। कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स, आपका माल नहीं बिका तो कंसाइनी वापस कर देगा। यहां तो गुड्स सोल्ड बायर का हो गया, फिर वो वापस नहीं कर सकता, टाइटल पास हो जाता है। कंसाइनर बियर द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द कंसाइनी, अगर कुछ लॉस होता है तो कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा, नॉट कंसाइनी। तो ये जो मैं बोल रहा था, ये लॉसेस भी दो जगह हो सकते हैं। लॉसेस हमने देखे, लॉसेस के दो टाइप हैं, लेकिन लॉसेस कितनी जगह हो सकते हैं, दो। एक कहां, इन ट्रांजिट, और एक गोडाउन। ओके, तो लॉसेस कैन बी एट टू प्लेसेस। ये जो लॉसेस का डिस्कशन देखा हमने, दो जगह हो सकते हैं। कहां कहां, लॉस कैन बी इन ट्रांजिट एज वेल एज इन गोडाउन। ट्रांजिट में भी हो सकते हैं और गोडाउन में भी हो सकते हैं। Now, fourth difference, the relation between consignor and consignee is that of principal and agent का relation है, और यहां सेलर और बायर का रिलेशन है, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर का। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय कंसाइनर। जो खर्चे करता है कंसाइनी, वो कंसाइनर बियर करता है, लेकिन एक बार आपने बायर को दे दिया, अब बायर अपने पास ले गया, तो पूरे खर्चे किसके होंगे, बायर के होंगे। तो बायर विल मीट आफ्टर द डिलीवरी। ओके, तो देखिए ये डिफरेंस भी देख लिया, कंसाइनमेंट और सेल का डिफरेंस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, प्रोफार्मा इनवॉइस हमने देखा पहले क्या होता है। नॉर्मल बिजनेस में क्या बनता है, इनवॉइस, लेकिन कंसाइनमेंट में बनता है प्रोफार्मा इनवॉइस।
कंजाइनर बनाता है कंजाइनी को जब गुड्स बेचता है। अकाउंट सेल देखा, इनवॉइस प्राइस और लोडिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बताया, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन से पूरे चैप्टर में बहुत कुछ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कमीशन देखा, 3 होते हैं, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर एंड ओवरराइडिंग। कैसे कैलकुलेट करना वो अभी कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको नहीं बताया। एक्सपेंसेस बाय कंजाइनर, एक्सपेंसेस बाय कंजाइनी, कंजाइनी के 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को सेलिंग भी बोलते हैं, नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट को रेकरिंग और सेलिंग दोनों नाम दिया गया। ओके, तो प्लीज ये क्लियर कर लें। और एक डिफरेंस आया, नॉन सेलिंग और सेलिंग, मतलब ये हो गए आपके डायरेक्ट और ये हो गए आपके इनडायरेक्ट का क्या डिफरेंस है। कंसाइनमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप रीडिंग कर लें, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए हैं। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ सेलिंग एंड नॉन सेलिंग इज डन फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपसे बोला था 2 कैलकुलेशन या कुछ कैलकुलेशन करते समय ये डिफरेंस का काम पड़ता है, तो ये मैंने लिखा है या नोट में किन कैलकुलेशन के लिए काम पड़ता है। ओके, और ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, irrespective of the nature and the quantum it is expenditure in relation to consignment it should be borne by consignor। हमेशा borne कौन करेगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, borne by consignor, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों इंपॉर्टेंट नोट है। लॉसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये भी एक डिफरेंस आ जाएगा आपको, मैंने पूरे पॉइंट्स आपको बता दिए। और ट्रीटमेंट तो वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ये ट्रीटमेंट हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट। ओके, तो आज के लिए तो सिर्फ मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करवा दिए। कंसाइनमेंट का एक ब्रीफ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया, टर्मिनोलॉजी बता दिया, प्रोसेस बता दिया, कंसाइनर कंसाइनी कौन होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया, और हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, दैट इज ये धीरे धीरे आपको अब पता चलेगा जब आप मेरे साथ कल जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट सेशन में देखोगे, और उन नेक्स्ट सेशन से आपको पूरा प्रॉफिट और लॉस का एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए सफिशिएंट है। इसको जस्ट पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें स्टडी मटेरियल से, और मेरा जो मटेरियल है, मैंने ये जो मटेरियल जिस पे मैं टिक कर रहा था वो भी आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लें, और उसके बाद फिर हम that is from tomorrow we will see journal entries, debit and credit of this chapter, very important session tomorrow। okay, chaliye, that's it for today, take care, keep on studying। okay।